नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखें खबरें तेज रफ्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में हुई इस बैठक को कूटनीतिक प्रयासों की अहम कड़ी माना जा रहा है। ज़ेलेंस्की के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि यह युद्ध जल्द ही खत्म होगा, क्योंकि उनके अनुसार पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों ही इसे समाप्त करना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी पर ट्रंप की रुख की सराहना की और कहा कि यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान को खत्म करने की दिशा में ट्रंप निर्णायक भूमिका में है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक की सराहना की। ट्रंप ने कहा कि जब त्रिपक्षीय बैठक होगी तो निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन कोई सार्थक कदम उठाएंगे जो प्रभावित लोगों के लिए लाभदायक होगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने पुतिन को ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए मना लिया है। मर्ज के अनुसार ये महत्वपूर्ण बैठक अगले 2 हफ्तों के भीतर हो सकती है, हालांकि इसका स्थान अभी तय नहीं हुआ है। लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर कल से शुरू हुई चर्चा को आज आगे बढ़ाया जाएगा। कल इस विषय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी। इसके साथ ही लोकसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। ये विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा। राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को सदन में चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक का उद्देश्य खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। अधिनियम के तहत किसी विशिष्ट खनिज के लिए खनन पट्टा प्रदान किया जाता है। भारत के दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही भारत चीन सीमा मुद्दे पर गठित विशेष दल की भी आज बैठक होगी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। भारत और चीन के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बैठक में जोर दिया गया। बैठक में 3 मूलभूत सिद्धांत पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित पर फोकस किया गया। दोनों देशों ने हाल ही के वर्षों में संबंधों में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट, ईमानदार और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अगली पीढ़ी के सुधारों के रोड मैप पर विचार विमर्श के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य तीव्र और व्यापक सुधार लाना है, जिससे जीवन की सुगमता बढ़ेगी, कारोबार में आसानी होगी और समावेशी समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे जीवन की सुगमता बढ़ेगी, कारोबार में आसानी होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला को गले लगाया। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी की खींची गई तस्वीरें प्रधानमंत्री को भेंट दी। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि शुभांशु शुक्ला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अंतरिक्ष में उनके अनुभवों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ साथ भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन सहित कई विषयों पर चर्चा की। भारत को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधायिका से पारित विधेयकों पर स्वीकृति का फैसला लेने के लिए समय सीमा तय करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की विशेष पीठ इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की प्रारंभिक आपत्तियों पर पहले सुनवाई करेगा।
मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र से जुड़े मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल जैसी उम्र की नाबालिग मुस्लिम लड़की को भी शादी की इजाजत दी जा सकती है, जबकि देश के सेक्युलर कानून के मुताबिक ऐसी शादी अपराध है। हरिद्वार में मौजूद मां चंडी देवी मंदिर के सेवायत की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हाई कोर्ट ने बद्री केदार मंदिर समिति को मंदिर के प्रबंधन की देखरेख के लिए एक रिसीवर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। 2020 दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देश विरोधी भाषण दिए जाने के मामले पर शर्जील इमाम के खिलाफ कई राज्यों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। शर्जील इमाम की मांग है कि सभी मुकदमों की सुनवाई एक जगह दिल्ली में की जाए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और नीति आयोग के सहयोग से फिक्की ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। एनडीए के संसदीय दल की आज संसद भवन परिसर में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित एनडीए घटक दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का सभी से अनौपचारिक परिचय करवाया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में संसद के मानसून सत्र में बाकी बचे दिनों के लिए रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में आज भी मुंबई समेत तेज बारिश का सिलसिला जारी है। खासतौर पर मुंबई, ठाणे, कोंकण और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इससे जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जुड़ी विभिन्न घटनाओं में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई इलाकों में नदियों का जलस्तर खतरे की सीमा के पार जा चुका है। वहीं कई बांधों से बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज भी भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके मद्देनजर स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है। मुंबई विश्वविद्यालय की आज होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं, जो अब 23 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी बारिश का दौर जारी है। इन क्षेत्रों में भी स्कूल और कॉलेज बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। रायगढ़ जिले में अंबा नदी ने खतरे की सीमा पार कर ली है, जबकि कुंडलिका नदी चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है। मुंबई में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से भारी बारिश और जलभराव के कारण हो रही फ्लाइट परिचालन संबंधी असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया गया है। इंडिगो एयरलाइंस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि मुंबई में भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे तक पहुंचने वाली कई मार्गों पर जलभराव और यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके कारण परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हुई हैं, जिससे प्रस्थान और आगमन दोनों में देरी हो रही है। जम्मू कश्मीर के चशौती गांव में आई आपदा के बाद से ही राहत बचाव का काम जारी है। इसी कड़ी में सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स की 5 राहत टुकड़ियों को चशौती गांव में तैनात कर दिया गया है, जिससे राहत और बचाव कार्य में तेजी आ गई है। साथ ही अतिरिक्त चिकित्सा टीमों को भी तैनात किया गया है। रेस्क्यू अभियान को तेज करने के लिए अतिरिक्त उपकरण भेजे जा रहे हैं और सेना के वरिष्ठ अधिकारी लगातार राहत और बचाव काम की निगरानी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर किश्तवाड़ के चशौती इलाके में बादल फटने की घटना में घायल पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लोगों को अच्छा इलाज मिले। प्रशासन मुआवजे का आकलन कर रहा है, हर पहलू को देखा जा रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी घायल पहले की तरह दुरुस्त हों। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। जम्मू के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी गई है। उधर पुंछ में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन की समस्या भी देखी जा रही है। हरियाणा के हाथीनिकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। यमुना नदी का जलस्तर 205.85 मीटर पर पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण हरियाणा के यमुना नगर में हाथीनिकुंड बैराज के सभी 18 गेट 2 दिन पहले खोल दिए गए हैं।
यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री प्रवेश वर्मा ने राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। असम के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। गुवाहाटी के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर जारी है। बीरभूम जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जलभराव की समस्या देखी गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। उधर हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण हुसैन सागर झील का जलस्तर बढ़ गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हैदराबाद को जल्द ही देश में फिल्म निर्माण के लिए एक बेहतरीन हब के रूप में विकसित करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसेण में भाजपा विधायक दल की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग और साथ ही स्वायत्त शासन विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा की। ग्लैमर और टैलेंट से सजी एक भव्य शाम में मणिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के ताज से नवाजा गया। वे इस साल के अंत में थाईलैंड में होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मणिका विश्वकर्मा ने कहा कि हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और साहस जगाने की जरूरत है। उन्होंने इस सम्मान के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, यह अपनी ही दुनिया है जो व्यक्ति के चरित्र को निर्माण करती है। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर आ गई है। ये पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। ये जानकारी केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी बेरोजगारी दर के आंकड़ों के अनुसार थी। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में इजाफा हुआ है। नए इंडस्ट्रीज जैसे IT, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर ने रोजगार का ग्राफ ऊपर किया है।
मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीएसटी सुधार, इनकम टैक्स में कटौती और ब्याज दरों में नरमी से घरेलू खपत बढ़ेगी। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इससे जीडीपी में 0.5 से 0.6% की बढ़ोतरी और महंगाई में 40 आधार अंक की गिरावट हो सकती है। वैश्विक निवेश फर्म मॉर्गन स्टैनली ने आगे कहा कि जीएसटी में सुधार से वृद्धि दर, महंगाई दर और राजकोषीय संतुलन पर सार्थक असर हो सकता है। साथ ही मौद्रिक नीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सोने और चांदी दोनों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गई। हालांकि चांदी का दाम 800 रुपए प्रति किलो से अधिक कम हो गया। भारत में लंबी अवधि के नजरिए से विदेशी निवेशक लगातार निवेश कर रहे हैं और वित्त वर्ष 2025 में भी ये क्रम जारी रहा है। सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि देश में सॉवरेन वेल्थ फंड्स ने पिछले वित्त वर्ष में 8,426 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2024 में इन फंड्स ने 47,604 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 15,446 करोड़ रुपए रह गया। भारत की दूरसंचार कंपनियों का परिचालन लाभ इस वित्त वर्ष में 12 से 14% की मजबूत दर से बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि डेटा की बढ़ती खपत से के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में वृद्धि के कारण होगा। भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स की वैल्यू 2030 तक 800 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है और ये देश की कुल जीडीपी में 11% का योगदान होगा। इस वृद्धि में बढ़त की वजह सरकारी पहल, तकनीक का एकीकरण, स्किल्ड वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होना है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अनुसार लॉजिस्टिक्स लागत में 1% की कमी से भारतीय अर्थव्यवस्था को सालाना 15 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में लगेगी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसके लिए एस्कॉट कुबोटा को यमुना एक्सप्रेसवे पर 190 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इस परियोजना में कुल 4,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कंपनी पहले चरण में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दूसरे चरण में बाजार की मांग और पहले चरण की उत्पादन क्षमता के उपयोग पर आधारित होगा। सरकारी बैंकों के पिछले 3 वित्त वर्षों में इक्विटी और बॉन्ड के माध्यम से 1,53,978 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। लोकसभा में आए एक सवाल का लिखित में जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। केंद्र ने सोमवार को संसद को जानकारी दी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पिछले 10 वर्षों में लगातार बेहतर हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। अब ये दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स की सूची में शामिल हो गया है जिनकी क्षमता सालाना 100 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने की है। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश भर में 13.59 लाख घरों को विद्युतीकृत करने के लिए पुनरुद्धार वितरण क्षेत्र योजना के तहत 6,487 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। सेबी ने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग और लिस्टेड कंपनियों के पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। नई व्यवस्था के तहत बड़ी कंपनियों को 25% पब्लिक होल्डिंग लाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में यूपीआई से रोजाना 90,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन हो रहा है। अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन की डेली एवरेज वैल्यू 90,446 करोड़ रुपए पहुंच गई है। सरकारी टेलीकॉम ऑपरेटर एमटीएनएल ने बताया कि उसका बैंकों के प्रति बकाया कर्ज 31 जुलाई 2025 तक बढ़कर 8,659 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। इस सहयोग का लक्ष्य ग्राहकों को विभिन्न सेगमेंट में प्रीमियम शॉपिंग का अनुभव प्रदान करना है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग यूंग ने अमेरिका दक्षिण कोरिया अभ्यास के बीच नेम्फो शिपयार्ड में राज्य के पहले 5,000 टन श्रेणी के विध्वंसक पोत चोई हुआन का निरीक्षण किया। सीरिया इस समय पिछले 36 वर्षों में आए सबसे भीषण सूखे की मार झेल रहा है, जिससे गेहूं के उत्पादन को करीब 40% तक का घाटा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की जारी रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया को इस साल 27.3 लाख मीट्रिक टन गेहूं की कमी का सामना करना पड़ेगा। इजराइल की ओर से जमीनी हमले के डर से हजारों फिलिस्तीनी पूर्वी इलाकों से पलायन कर रहे हैं। बेत लाहिया में फिलिस्तीनी आश्रय प्रबंधक अहमद मेहसेन ने कहा कि हाल ही के दिनों में 995 परिवार इस क्षेत्र को छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए हैं। सेना ने चेतावनी दी है कि हमले का विस्तार करने से जीवित बंधकों को खतरा हो सकता है।
गजा पर संपूर्ण कब्जे की तैयारी कर रहे इजरायल के दबाव का असर अब दिखने लगा है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी बारिश और बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। इस आपदा ने लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि वे अपने तबाह हो चुके घरों में वापस जाने से भी कतरा रहे हैं। पोलैंड में अभियोजकों ने एक बेलारूसी नागरिक पर देश के पूर्वी हिस्से में स्थित एक गोदाम में आगजनी की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय समन्वयक कैरल फ्लोर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर देश छोड़ने का आदेश दिया। सरकार के प्रवक्ता ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन बुर्किना फासो शीर्षक वाली इस रिपोर्ट की तैयारी में न तो बुर्किना के अधिकारियों को शामिल किया गया है और न ही निष्कर्षों की जानकारी पहले दी गई है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए भारत के स्थलीय बंदरगाहों से प्याज आयात करने की अनुमति दे दी है। बंदरगाह पर तैनात एक सरकारी अधिकारी के अनुसार 150 टन प्याज की पहली खेप कल दोपहर भारत से दिनाजपुर बंदरगाह के जरिए बांग्लादेश पहुंची। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA के साथ बातचीत जारी रखेगा और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच संभवतः एक और दौर की वार्ता होगी। क्रिकेट एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। आज 9 सितंबर को UAE में खेला जाएगा एशिया कप। 30 सितंबर से शुरू हो रहे महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। आज भारतीय महिला टीम का हालिया प्रदर्शन रहा शानदार। दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर जल्द दिखेगा द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो की थीम रहेगी क्रिकेट की बात। क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट विज के सहयोग से दूरदर्शन पर प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो के 104 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर प्रसारित होगा ये शो। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज आज से शुरू। 2023 विश्व कप के बाद से ये दोनों टीम पहले बार वनडे में होंगी आमने सामने। भारतीय निशानेबाज कपिल बेंसला ने 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष जूनियर वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण पदक। 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के यूथ इवेंट में भारत के गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता स्वर्ण। भारत के ही 14 वर्षीय देव प्रताप रहे दूसरे स्थान पर। कार्लोस अल्कराज ने जीता सिंसिनाटी ओपन। अल्कराज का इस सीजन का तीसरा मास्टर्स 1000 खिताब। सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में अल्कराज के प्रतिद्वंद्वी शीर्ष वरीयता प्राप्त यानिक सिनर पहले सेट के बीच से हुए रिटायर। सिनर सिर्फ 23 मिनट बाद ही मैच से हटे। अर्जेंटीना ने मेसी के नेतृत्व वाले 31 सदस्यीय राष्ट्रीय फुटबॉल दल का ऐलान किया है। ये दल 2026 फीफा विश्व कप के लिए वेनेजुएला और इक्वाडोर के खिलाफ दक्षिण अमेरिकी क्वालिफायर्स में खेलेगा। टॉटनहैम हॉटस्पर ने पुष्टि कर दी है कि उनके कप्तान क्रिस्टियन रोमेरो ने क्लब के साथ नया करार किया है। रोमेरो ने क्लब के लिए 126 मैच खेले हैं। अल इत्तिहाद के कप्तान करीम बेंजेमा का मानना है कि उनकी टीम सऊदी सुपर कप सेमीफाइनल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि मैच में फोकस टीमों पर होगा, न कि स्टार खिलाड़ियों पर। अल इत्तिहाद के खिलाफ आज होने वाले सऊदी सुपर कप सेमीफाइनल से पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नस्र के साथ अभ्यास किया। वास्को डी गामा के खिलाफ 6-0 की करारी हार के बाद नेमार ने सेंटोस की आलोचना की है। इसके बाद ब्राजील के क्लब सेंटोस ने कोच को पद से हटा दिया है। और रियल मैड्रिड के नए कोच जाबी अलांसो का कहना है कि बार्सिलोना और विलारियल के अपने स्पेनिश लीग मैच मायामी में खेलने के लिए प्रस्ताव पर लीग की सभी टीमों की सहमति होनी चाहिए। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आपके शहर से, आपके गांव से, आपके मोहल्ले से वो खबरें जो आपके आसपास हैं, लेकिन आप हैं अनजान। ऐसी खबरें जो सकारात्मक बदलाव की वाहक बन रही हैं। एक ऐसा शो जहां पर आपके इर्द गिर्द छिपे हुए हीरे आपके टीवी स्क्रीन पर जगमगाते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का एक ऐसा शो जहां खबर बनाई नहीं जाती, बताई जाती।